हेलो एवरीवन, मैं हूं अजीत। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं दिस फैमिली के बारे में। हम यहां पर इस वीडियो में समझेंगे दिस, दैट और दीज, दोज के बारे में। इनको हम कैसे इस्तेमाल करें सेंटेंस में सही ढंग से, और ग्रामर के अनुसार इनके क्या रोल हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमने यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज को कैटेगराइज कर दिया है। यदि आप नज़दीक के लिए, किसी वस्तु के लिए अथवा किसी व्यक्ति के लिए, यहाँ पर लिविंग नॉन लिविंग का कोई मैटर नहीं है। आप लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं दिस, दैट, दीज, दोज को। तो यदि आप किसी नज़दीक के लिए, नज़दीक की वस्तु के लिए, नज़दीक के व्यक्ति के लिए, किसी भी लिविंग अथवा नॉन लिविंग के लिए नज़दीक में है तो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इस्तेमाल करना होगा दिस का। और अगर आप दूर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे दैट का। हमने यहाँ पर क्लियरली क्लासिफाइड कर दिया है। सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ आपको इस्तेमाल करना होगा नज़दीक के लिए दिस का, और दूर के लिए एक वचन की कंडीशन में आप लॉन्गर डिस्टेंस यानी दूर के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा दैट का। यदि वह वस्तु अथवा व्यक्ति एक से अधिक होता है, इट मीन्स प्लूरल नंबर में होता है, तो प्लूरल नंबर के लिए हम दिस को कन्वर्ट कर लेंगे दीज में और दैट को कन्वर्ट कर लेंगे दोज में। तो इनको हम आगे अब समझेंगे डिटेल्स में कि दिस, दैट, दीज, दोज है क्या। अगर किसी ने प्रश्न पूछा कि दिस क्या है अथवा दैट, दीज, दोज क्या है, ग्रामर में इनका क्या रोल है, तो आप इस वीडियो के देखने के बाद पूरी तरह से इसको क्लियर कर पाएंगे किसी को। तो बिना देर किए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमने नोट किया है दिस, दैट हमेशा हम एक वचन के साथ इस्तेमाल में लाएंगे, और दीज, दोज को हमेशा हम बहुवचन के साथ इस्तेमाल में लाएंगे। एक वचन अर्थात जब कोई वस्तु अथवा व्यक्ति एक हो तो एक वचन सिंगुलर नंबर, एक से अधिक की अवस्था में बहुवचन अर्थात प्लूरल नंबर हम मानते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। हमने इस दिस फैमिली, दैट फैमिली, दीज और दोज को एक साथ रखा है। इनके दो रोल हो सकते हैं मुख्य रूप से ग्रामर के अनुसार। यदि आप किसी सेंटेंस में इनका प्रयोग करते हैं अर्थात दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग करते हैं, तो इनको दो तरह से आप सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो रोल में सेंटेंस में लाए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं पहला रोल क्या है। दिस, दैट, दीज, दोज वास्तव में डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इस फैमिली के दो ब्रांचेज यहाँ पर निकाले हैं, जिसमें से पहला ब्रांच है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और दूसरा ब्रांच है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इट मीन संकेतवाचक सर्वनाम, और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब है संकेतवाचक विशेषण। अर्थात दिस संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है और दिस को ही हम संकेतवाचक विशेषण के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पहले ही क्लियर कर दिया था दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग हम किन जगहों पर कर सकते हैं। जैसे हमने एक बार फिर से इसको फोकस दे दिया। सिंगुलर नंबर की अवस्था में नज़दीक के लिए दिस का इस्तेमाल करें, सिंगुलर नंबर की अवस्था में दूर के लिए दैट का इस्तेमाल करें। बहुवचन के कंडीशन में आपको दिस का दीज कर लेना है और दैट का दोज कर लेना है। ओके, तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि कब प्रोनाउन होगा और कब एडजेक्टिव होगा दिस का प्रयोग। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जिन एग्जाम्पल्स में हम समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल 1 है दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो यहाँ पर हमने जो रेड कलर में दिखाया हुआ है दिस, ये दिस ग्रामर के अनुसार कहलाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर दिस प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त किया गया है वाक्य में। ओके, यही वाक्य सेम हमने थोड़ा दूसरे तरह से बदल करके यहाँ पर रखा है। ये वाक्य अब है दिस बुक इज माइन, अर्थात यह किताब मेरी है। तो हमारे इन दोनों वाक्यों का जो अर्थ है, जो भाव है, वो लगभग एक सा है। यह मेरी किताब है और यह मेरी किताब है, यह किताब मेरी है, सॉरी।
तो हमारे सेंटेंस में थोड़ा बहुत बदलाव है। आप देख रहे होंगे कि दिस इज माई बुक, और यहाँ पे हमने किया है दिस बुक इज माइन। ये माइन क्या है और यहाँ पर माई हमने क्यों किया है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे। फ्यूचर में जब हम इसकी वीडियो बनाएंगे तो उसका लिंक हमने दे देना है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। बट वर्तमान समय में अभी हम समझ रहे हैं कि दिस को हम कब समझें प्रोनाउन और कब समझें एडजेक्टिव। तो हमारे सेंटेंस में आपने देख लिया कि ये एक ही भाव के दो सेंटेंस इस अलग अलग तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ये सेंटेंस में हिंट किया है रेड कलर में, ये रेड कलर में आपको दिख रहा हुआ है, यहाँ पर हमने जो दिस का प्रयोग किया है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है हर कंडीशन में। यहाँ पर हमने इसी दिस को एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त किया है वाक्य में, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि वो प्रोनाउन है अथवा एडजेक्टिव है? तो वो दिस दैट दीज दो सिंगल वर्ड्स, उनके हिंदी अर्थ भी वही होते हैं। दिस का मतलब यह होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह अर्थात दूर के लिए, दीज का मतलब ये, और दोज का मतलब वो। तो यहाँ पर अर्थ सेम है, बट वाक्य में प्रयोग करने के तरीके के आधार पर हम इसे प्रोनाउन अथवा एडजेक्टिव समझ सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, कभी भी अगर आपने ये फैमिली इस्तेमाल की है सेंटेंस में, तो दिस दैट दीज दोज के जस्ट बगल में उसके साथ यदि हम किसी नाउन का जिक्र करते हैं तो ऐसी कंडीशन में यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव माना जाएगा। अथवा यदि हम दिस दैट दीज दोज के बगल में उसके साथ किसी नाउन का जिक्र नहीं करते हैं तो यह प्रोनाउन के रूप में माना जाएगा। हमने यहाँ पर उदाहरण में समझा दिया है, दिस इज माई बुक। दिस के बगल में आप देख पा रहे हैं इज एक हेल्पिंग वर्ब है, एक तरह का सहायक क्रिया है, इस वजह से यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन आप यहाँ पर अलग से इसी उदाहरण में देख पा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में दिस को, क्योंकि यहाँ पे दिस के बगल में आप देख पा रहे हैं बुक एक प्रकार का नाउन है। तो दिस दैट दीज दोज के साथ अगर किसी नाउन का जिक्र होता है उसके बगल में होना चाहिए यह नाउन। तो ऐसी कंडीशन में उसके साथ अगर कोई नाउन अटैच है तो वह दिस दैट दीज दोज एडजेक्टिव के रूप में जाना जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमने सेकंड एग्जाम्पल भी यहाँ दिया है दैट के साथ। तो आपको देखने में दोनों दैट एक जैसे लग रहे हैं, दोनों के हिंदी अर्थ भी एक जैसे होंगे और दोनों सेंटेंस के एक जैसे भाव भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रामर के अनुसार वाक्य में प्रयोग करने के तरीके पर इनके ग्रामेटिक रोल अलग अलग हो सकते हैं। कभी दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बन सकता है, कभी दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बन सकता है। तो हमारे सेकंड एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं दैट इज अ कॉस्टली कंप्यूटर, हमने दिखाया है वह एक महंगा कंप्यूटर है, और सेम भाव को हमने दूसरे तरीके से लिखा है दैट कंप्यूटर इज कॉस्टली, वह कंप्यूटर महंगा है। सेंटेंस लिखने के तरीके थोड़े अलग हैं लेकिन दोनों के भाव एक हैं। दिस दैट दीज दो चाहे एडजेक्टिव के तरीके से लिखा जाए चाहे प्रोनाउन के तरीके से लिखा जाए, इनके लिखने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन अर्थ वही होगा जो इसका डिफॉल्ट मीनिंग है, जैसा कि यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दिखा दें, दैट के बगल में हमने दिखाया है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को, अर्थात नाउन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के शब्द अगर पाए जाते हैं सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव के जस्ट बगल में, तो ऐसी कंडीशन में अन्य प्रकार की कंडीशन में आप इसको प्रोनाउन समझेंगे। बट अगर डेमोन्स्ट्रेटिव फैमिली के जस्ट बगल में किसी प्रकार के नाउन का जिक्र होता है, यदि दिस दैट दीज दोज किसी नाउन के साथ अटैच है बगल में, जैसे यहाँ पर दैट कंप्यूटर हमने दिखाया है, तो दैट कंप्यूटर की कंडीशन में कंप्यूटर एक नाउन है, इस वजह से यहाँ पर हमने जो दैट दिखाया है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का उदाहरण है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में समझ लिया पूरी तरह से कि दिस दैट दीज दोज की ये जो फैमिली है ये दो रोल में सेंटेंस में आ सकती है। ऑल ओवर इंग्लिश में ये केवल दो रूपों में सेंटेंस में देखा जा सकता है, कभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है और कभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है।
तो आपको सीधा सीधा ओवरऑल इस वीडियो में समझ में आ गया। दिस यदि किसी नाउन के साथ अटैच दिखेगा, नाउन उसके साथ लगा होगा सेंटेंस में, तो ऐसी कंडीशन में आप उसे एडजेक्टिव कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन दिस के बगल में अगर किसी प्रकार के नाउन का जिक्र नहीं है, वो किसी अन्य स्थान पर थर्ड नंबर पे रखा गया है या लास्ट में रखा गया है, या दिस दैट दीज दोज के साथ नाउन है सेंटेंस में लेकिन उसके बगल में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप कहेंगे। तो दिस दैट दीज दोज लिखा हुआ किसी सेंटेंस में अगर किसी ने पूछा आपसे, तो आप बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे यहाँ पर कि दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है अथवा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। ओके, तो हम दिस दैट दीज दोज का प्रयोग तभी करेंगे जब आपको एक संकेत की आवश्यकता है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि दिस का मीनिंग जो होता है हिंदी में यह होता है, और इट आपने सुना होगा आई और टी, इट का हिंदी मीनिंग भी यह होता है। तो दिस का मतलब यह होता है, इट का मतलब भी यह होता है। यदि आपको किसी भाव में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करना पड़े, अर्थात जिस व्यक्ति से आप कोई बात कह रहे हैं उस व्यक्ति को ये पता ना हो कि आप किस वस्तु की बात कर रहे हैं, किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको वहां पे उस व्यक्ति को संकेत करके उस ऑब्जेक्ट को दिखाना पड़ेगा। तो संकेत करके दिखाने की वजह से आपको संकेतवाचक सर्वनाम अथवा संकेतवाचक विशेषण डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात दिस का प्रयोग करना पड़ सकता है। दूर वो वस्तु होगी तो दैट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो संख्या में एक से ज्यादा है वस्तु अथवा व्यक्ति, तो दिस की जगह पर दीज और दैट की जगह पर दोज का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो यदि आपको संकेत की आवश्यकता है तो दिस का प्रयोग करें, संकेत की आवश्यकता नहीं है तो आप इट से भी वहां बात कह सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर 2-3 किताबें हमारे पास पड़ी हुई हैं और हमने किसी से बोला इट इज़ वेरी कॉस्टली बुक, तो यह बहुत महंगी किताब है, उस व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा कि 2-4 किताबों में से कौन सी किताब है जो महंगी है। तो ऐसी कंडीशन में हमें संकेत की आवश्यकता पड़ रही है और हमें दिखाना पड़ेगा दिस इज कॉस्टली बुक, यह किताब महंगी है। तो जब हम दिखा रहे हैं उसको तो संकेत करना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अथवा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इट का मतलब भी यह होता है जब उस व्यक्ति को ऑलरेडी पता है संकेत की आवश्यकता नहीं है, वो समझ जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आप इट से बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कल मैं बाजार गया था, हमने एक किताब खरीदी, यह बहुत महंगी थी। तो ऐसी कंडीशन में जो सेंटेंस होगा आपका, आई हैड विजिटेड द मार्केट एस्टरडे, आई बॉट अ बुक बट इट वॉज कॉस्टली। यहाँ पे हमने जो सेंटेंस में दिखाया है इट वॉज कॉस्टली, दिस वॉज कॉस्टली दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो व्यक्ति समझ गया है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो यह के लिए इट भी है और दिस भी है। तो यहाँ पर भी आप समझ पा रहे हैं कि जब संकेत की आवश्यकता हो अर्थात डेमोन्स्ट्रेटिव, ओके, तो डेमोन्स्ट्रेटिव की जरूरत जब हो, संकेत की जरूरत हो, तो हम संकेतवाचक सर्वनाम अथवा संकेतवाचक विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही हम देंगे। आपको यदि इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइप का कंफर्म नहीं रहा अथवा किसी भी टाइप का डाउट रहा तो आप वीडियो में कमेंट डाल सकते हैं। कमेंट के अकॉर्डिंग हम कोई और वीडियो बना देंगे जो आपके क्वेश्चन को फुलफिल करेगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।